हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एम्पलीफायर के पावर सप्लाई के बारे में बातचीत किया था। एसएमपीएस पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई और डीसी टू डीसी फिल्टर और सी बातें हुई थी, जैसे बॉक्स क्या उसके अंदर मैंने बनाया था। आज हम एम्पलीफायर बोर्ड और स्पीकर और भी जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या मेरे पास है जो आपके लिए उपयोगी है, या अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे जो है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, शायद मेरे लिए वो एक नई जानकारी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास दो बोर्ड है, ये एक डेक्सा का और दूसरा है इंकोशन का। डेक्सा का बोर्ड ये मैंने 2005 में खरीदा था, जब उस समय लेटेस्ट था और 1600 के आसपास में पड़ा था। 2005 की बात बोल रहा हूँ, यानी लगभग आज से 20 साल पहले। अब ये देखिए, इसकी लेंथ लगभग 1 फुट इधर है और लगभग यहाँ से वहाँ भी लगभग जो है 1 फुट 10 इंच के आसपास में है। इतनी बड़ी बोर्ड हुआ करती थी उस समय, और इसमें आपको बता देता हूँ, ये देखिए 29553055 आपको दिख रहा होगा क्लियर। 4 ट्रांजिस्टर पे बने हुए थे, यानी ये एक्चुअली 100 वाट का ही बोर्ड है, लेकिन 300 लिखा हुआ है, 300W। ये शायद मॉडल नंबर होगा, क्या है नहीं है। उस समय का ये लेटेस्ट था, जो कैसेट प्लेयर के लिए मैंने खरीदा था। यहाँ पर मैंने मॉडिफाई कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, ये सारे कंपोनेंट्स निकाल करके रेगुलेटिंग पावर सप्लाई मैंने बना दिया था बीटी यानी यूएस बोर्ड के लिए। इसलिए यहाँ देखिए लिखा 12 वोल्ट मोटर एलईडी, लेकिन मैंने इसको निकाल कर चेंज कर दिया। यहाँ 7812, फिर 7805 यानी 785, फिर यहाँ 785, दो सप्लाई मैंने निकाल दिया। एक बीटी के लिए और एक जो है फैन वगैरह के लिए जो है मैं यूज़ करता था, इसमें जो है ज़रूरत पड़ती थी। इसके कंपोनेंट्स देखिए कितने अच्छे हैं, सारे के सारे फिलिप्स फ्यूज दिए हुए हैं सभी जगह, यहाँ भी। और इसके पीसीबी का बोर्ड का क्वालिटी जरा देखिए क्या है, वाह, इतना अच्छा, इतना मजबूत, जिसका हिसाब नहीं। जरा देखिए कितना बड़ा है, वाह। इतना बड़ा बोर्ड उस समय 100 वाट का हुआ करता था। और दूसरी तरफ ये है क्लास डी, ये मेरे देखिए हाथ में आ रहा है, ये भी 100 वाट का है। कितना अंतर आ गया, दोनों भी 100 वाट के बोर्ड है। तो क्लास डी आने के बाद साइज बहुत छोटी, क्वालिटी उसमें भी बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत अच्छी है। ये चूंकि क्लास ए भी है, इसलिए हीट ज़्यादा होता है, हीटसिंक ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 100 वाट भले ही लिख दें लोग, लेकिन 60-70 से ज़्यादा वाटेज नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी हीट में चले जाता है। अब यहाँ क्लास डी एम्पलीफायर की बात करें, क्लास डी एम्पलीफायर में क्लेम तो करते हैं कि 92% जो है इसका आउटपुट देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। 80-85 या 70% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आउटपुट देता है। बहरहाल जो, हाँ, दूसरी बात क्या है, इसका पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई का वोल्टेज आपने कम कर रखा है, 20 है, 21 वोल्टेज है, तो नेचुरली उसके हिसाब से कम हो ही जाएगा, लेकिन क्वालिटी इसकी भी ज़बरदस्त रहती है, नो डाउट। मैंने बहुत सारे इन क्वेश्चन के मैंने बोर्ड यूज़ किए हैं, एक एक करके मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो चलते हैं इस एम्पलीफायर का बोर्ड जो मैंने यूज़ किया था इस बॉक्स के लिए,
मैं आपको बताता हूँ। ये सारे इसके वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम कंट्रोल के जो नॉब्स हैं, यहाँ पर जहाँ टाइट किया जाता है इसे, वहाँ मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ से ग्राउंड दे दिया है वॉल्यूम कंट्रोल का। यहाँ इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जब आप वॉल्यूम बेस या टेबल को जब आप कम या ज़्यादा करते हैं, तब उस समय सू या हमिंग की जो साउंड आती है वो नहीं आएगी। इसमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी अर्थ करने की वजह से, ग्राउंड करने की वजह से जीरो हो जाता है, नहीं तो हमिंग जो है आना शुरू होगा। इतनी छोटी सी बोर्ड है, और ये 100 वाट, चलिए 100 नहीं तो कम से कम 60-70। अगर मैं उंगली से देखूं तो ये मेरी उंगली, ये देखिए, बस इतनी ही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल ऑडियो के लिए, प्रोफेशनल ऑडियो का मतलब होता है जब आप बाहर जो है कहीं यूज करते हैं, उसके लिए ये क्लास डी एम्पलीफायर मेरे हिसाब से सही नहीं है। वहाँ ये वर्क मुझे नहीं लगता है कि सही ढंग से कर पाएगा, और अगर आगे आने वाले टाइम में कुछ इसमें भी मॉडिफाई हो जाए तो नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, आगे समझने की और कोशिश करते हैं। तो बात हो रही है इस बॉक्स की, जो लास्ट 2-3 वीडियो में है। इसका मैंने देखिए वायरिंग कैसा किया है और किस प्रकार से किया है। ये हो गया मेंस 220 वोल्ट, ये दोनों स्पीकर का आउट, ये एफएम एंटीना का, और यहाँ 3.5 mm जैक। यहाँ से 220, इसमें पहले ही मैंने बता दिया है कि अर्थिंग का स्क्रू जो है वो हमेशा निकाल के रखें, नहीं तो कभी धोखा हो सकता है। यहाँ से 24 वोल्ट, 24 वोल्ट से मैंने फिर यहाँ पर फिल्टर कर दिया इसको इंडक्टर के थ्रू, यहाँ से निकल करके आ गया इसमें 24 वोल्ट, और फिर यहीं से 24 वोल्ट मैंने ये लिया डीसी टू डीसी फिल्टर, और यहाँ से 4.8 वोल्ट निकाला, और निकाल करके दे दिया बीटी मॉडल। ये देखिए, फिर यहाँ से एक ही स्पीकर का मैंने बताया है इसमें, दूसरे स्पीकर का नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे अगर आपको थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज होगी तो। यहाँ से एक स्पीकर का निकला वायर, ध्यान दीजिएगा ये वायर जो मैंने यूज़ किया है ये 0.5 mm का, यानी बहुत मोटा वायर है। और फिर यहाँ से भी जो मैंने स्पीकर का वायर निकाला है ये भी 0.5 mm का है, तभी आपको सारे के सारे ऑडियो फ्रिक्वेंसी सही मिलेंगे। यहाँ मैंने क्या कर दिया है, छोटा सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ मैंने खुद से कॉइल बना दिया है, एक 10 ohms और 10 वाट का एक रेसिस्टेंस लगा करके, एक पीएफ और जो है बाइपोलर कैपेसिटर डाल करके इस ट्यूटर के लिए मैंने आउटपुट ले लिया। और यहाँ से फिर मैंने यहाँ, ये देखिए, बॉक्स के लिए, ये स्पीकर के लिए। अब यहाँ मैंने ये देखिए, ये जो है लगा रखा है इसको डिटैच करने के लिए। रीजन ये था कि इस बॉक्स में केवल आगे से खुलता है, पीछे से कटिंग नहीं है। पीछे से कटिंग नहीं होने की वजह से मुझे स्पीकर अगर कभी निकाल के कोई अगर मुझे रिपेयर वगैरह करना है तो मुश्किल हो जाती, बार बार सोल्डिंग को हटाना और फिर प्रॉब्लम होता था। इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉकेट लगा दिया, और हर जगह देखिए मैंने ये जो है हीट सिंक जो है मैंने यूज़ किया है, हीट सिंक स्लीव, ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ और बताना मैं आप लोगों को थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल वायर लगा देते हैं। अब नॉर्मल वायर, अब ये देखिए ऑक्सिलरी आउटपुट का है, इसमें तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी आएगी। जब ऑडियो फ्रिक्वेंसी आएगी, ये देखिए 3.5 mm का जैक मैंने रखा है, इसमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है, राइट।
अब इसमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी आ रही, तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी का नेचर क्या होता है, वो वायर से बाहर निकलता है, इसलिए जब भी आप इसको टच करेंगे उसमें से हमिंग का जो आता है। अब अगर मान लीजिए ऐसा ऑर्डिनरी आपने तार लगा दिया, राइट, और वो कहीं मेटल के पास से अगर टच हो रहा है तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा ऐसा सलाह है कि कभी भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ से ऑडियो निकल रहा है, यहाँ भी मैंने जो है सील्ड वायर का यूज़ किया है। सील्ड वायर यूज़ करने से क्या होता है, इसकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है इसके अंदर ही बंधी रहती है, बाहर नहीं आएगी, हमिंग आपको नहीं आएगा। जो भी बिट्स है, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है, वो बिल्कुल बराबर आपको जो है पास थ्रू होगा एक जगह से दूसरे जगह, उसमें फ्रिक्वेंसी लॉसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सील्ड वायर की जगह नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो भी फ्रिक्वेंसी है वो लूज होगा या ख़त्म होगा। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है, आप पक्का जो है 100% आप जो है क्या करें, सील्ड वायर लगाएं। रीजन यही है, आप बिल्कुल क्लियर बिट्स आपको मिलेंगे। दूसरी एक और बात क्या है, आप कभी भी किसी भी ब्रांडेड में देखिए, वे लोग वायर का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम। पीसीबी के अंदर ही सारे चीज़ बने होते हैं, और वो भी क्या होता है, कोटेड होता है। ये देखिए जैसे ये कोटेड है, ये कोटेड है, इसलिए ऊपर से कोटेड किया जाता है ताकि यहाँ का फ्रिक्वेंसी बाहर नहीं निकले। ये देखिए इसमें ब्लैक पेंट मार करके कोटेड किया हुआ है, इसीलिए किया जाता है। अब आपने उसकी जगह पर अगर नेकेड जो है इस तरह मतलब प्लास्टिक जो है कोटेड आपने लगा दिया, तो इससे फ्रिक्वेंसी रुकती नहीं है, जिससे बाहर आएगी, और जितनी क्लैरिटी आपको साउंड में चाहिए वो मिलती नहीं है। तो मेरा ऐसा सलाह है कि जहाँ भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी है वहाँ आप पक्का 100%, थोड़ा पैसे जाए तो जाए, लेकिन आप सील्ड वायर का ही यूज़ कीजिए अगर आप अच्छी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ये था मेरे पास 50 वाट का ही स्पीकर था ब्रिटोनिक का, इसलिए मैंने यही जो है एक सिस्टमेटिक डायग्राम जो है मैंने दिखाने की कोशिश किया है। अब मैं इसको पेपर पे भी बता करके आपको जो है बता दूंगा, ताकि और जो है आसानी हो जाए। जितना मेरी नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा आपको जो है शेयर कर। ये देखिए मैंने पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम बना दिया, ताकि कोई अगर स्टार्टिंग बिगनर हो तो उसको भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 220 वोल्ट SMPS, 24 वोल्ट DC फिल्टरेशन, ये बहुत ज़रूरी है। आप याद रखिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्रिस्टल क्लियर और अच्छी साउंड सुनना चाहते हैं तो DC फिल्टर ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ से 5 वोल्ट हो गया, BT मॉड्यूल से फिर जो है ऑक्सिलरी आपने 3.5 mm जैक सॉकेट, ये हो गया आपका। BT मॉड्यूल से ही आउट कीजिए, ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 वोल्ट DC, ये कम से कम जो है 8 एम्पियर तो होना ही चाहिए, 7 से 8 एम्पियर। तो यहाँ से हो गया फिर एम्पलीफायर, ये क्लास डी एम्पलीफायर के लिए। DC फिल्टर जो है क्लास डी एम्पलीफायर के लिए बेहतर होता है। एक्चुअली क्लास AB के लिए भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ क्लास डी एम्पलीफायर, क्लास डी एम्पलीफायर में एक्चुअली क्रॉस ओवर का ज़रूरत तो नहीं होता है, लेकिन मैंने लगा के देखा थोड़ा सा साउंड अच्छा आ रहा था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। एक्चुअली यहाँ भी कॉइल होता है, कंडक्टर इंडक्टर जिसको बोलते हैं इंडक्टर, और यहाँ भी इंडक्टर होता है, लेकिन मैंने देखा कि इसमें इंडक्टर विजिबल नहीं है, अंदर ही होगा, छोटा होगा, तो मैंने जो है लगाना उचित समझा। हमने चलो देखते हैं साउंड में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। साउंड में थोड़ा अच्छा जो आया मुझे क्वालिटी, तो मैंने जो है यूज़ कर लिया। ये क्रॉस ओवर है, खुद से बना लिया मैंने। चलिए अब आ जाते हैं क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर के बाद फिर जो है आ गया यहाँ पर स्पीकर। ये क्लास डी एम्पलीफायर में कभी भी स्पीकर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके जगह अगर आप क्लास AB लगा रहे हैं तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे ढप बोल कर साउंड आएगी, तो वहाँ आपको स्पीकर प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी है।
100 वाट तक लगाइए, कोई बात नहीं। 100 वाट से अगर ऊपर है तो 100% आपको स्पीकर प्रोटेक्शन यूज़ ही करना है। लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जो 100 वाट तक यूज़ नहीं करते हैं, और उसमें जो है, लेकिन 100 वाट से अगर ऊपर है क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास डी नहीं, क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो आप उसमें स्पीकर प्रोटेक्शन जरूर लगाइए। तो ये था। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो आज मैंने जो एम्पलीफायर के बारे में बताने की कोशिश की, और जितनी भी थोड़ी नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि जो थोड़ी बहुत मेरे पास नॉलेज है वो शेयर किया जाए, दूसरों तक पहुँचे। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं मिसिंग हूँ, कहीं मुझे और कुछ ज़रूरत है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइए, या और भी कोई नया टॉपिक हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं जो है कोशिश करूँगा उस पर जो है वीडियो वगैरह बनाने का। और मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर कर दूँ एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर बोर्ड जो भी आप खरीदें, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स देखें कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। केल्ट्रॉन या फिलिप्स का कैपेसिटर लगा हुआ है या नहीं, पीएफ जो है वो कौन सी क्वालिटी का है, रेसिस्टेंस जो है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अगर कंपोनेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो आपको साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। देखिए, जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं वो इसी चीज़ का पैसा लेती हैं कि वो कंपोनेंट्स जो है, वो सामान जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। तो कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड खरीदें, आप कोशिश करें कि अच्छा एम्पलीफायर बोर्ड खरीदें, तभी आपको जो है सही साउंड सुनने को मिलेगा। उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, सर्विस भी आपको अच्छा देगा। तो बोर्ड जो भी खरीदें, थोड़ा महंगा रहेगा, 1000 रुपये ज़्यादा रहेगा, 500 रुपये ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी, साउंड की आउटपुट अच्छी मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि बोर्ड जो भी आप यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। ऐसे अगर आप लो क्वालिटी के बोर्ड अगर यूज़ करते हैं और आप चाहेंगे कि मुझे अच्छी क्वालिटी का साउंड मिले, तो हाईली इम्पॉसिबल है, वो कभी संभव नहीं हो सकता। और भी नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बना रखा है टावर स्पीकर्स या और भी दूसरे जो स्पीकर्स बना रखा है 2.1 चैनल्स वगैरह के, आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा वो भी दिखाने के लिए। तो ये था एम्पलीफायर के बारे में। और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।